नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, कोरोना से बचकर चल रहे हैं। तो अभी हम लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम अभी डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 10 तारीख की। तो अभी एक के बाद एक जो है ना 10 वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, तो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हर एक यहाँ पर करंट अफेयर के लेक्चर को। और सबका एक कंबाइंड पीडीएफ जो है ना आज की तारीख का अवेलेबल होगा। जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसके बाद पीडीएफ जो है उसको भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो अभी इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है चाइना पाकिस्तान के जो संबंध है, तो उसके रिगार्डिंग चाइना जो है ना अभी मना कर रहा है पाकिस्तान को लोन देने के लिए। तो पाकिस्तान अभी यहाँ पर 6 बिलियन यूएस डॉलर का लोन मांग रहा है चाइना से, लेकिन चाइना अभी लोन देने से अनिच्छा प्रकट कर रहा है। तो अगर बात करें कि एक्सटर्नल डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो भी 115.7 बिलियन यूएस डॉलर जो इसके आसपास जो है वो पहुंच चुका है। तो ये तो अभी एक्सटर्नल डेट है ना, तो इंटरनल डेट भी इसका काफी हो चुका है। तो अभी किसके लिए इसको लोन चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है पैसा इनका लगा हुआ है, तो ये सभी डिटेल में अभी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी चाइना के रिगार्डिंग बात हो रही है कि अभी जो पाकिस्तान है ना, तो उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसा यहाँ पर लगाना चाह रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ही एक रेलवे सेक्टर का प्रोजेक्ट है, जिसको खड़ा करने के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए पाकिस्तान को। और इसको यहाँ पर एक क्राउन जेवल प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है, मतलब कि काफी ताज रत्न ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जो कि काफी कीमती है, अहम है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि बनाया जा रहा है बीजिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, तो इसके तहत इसको बनाया जा रहा है। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके बारे में थोड़ा देख लो कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखो ये पूरा का पूरा ना जम्मू कश्मीर का मैप है। और ये जो लाइट कलर में आप देख रहे हो, तो इतना कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और अभी यहाँ से ही क्या किया जा रहा है, चाइना चाइना के यहाँ पर जिनजियांग स्टेट आता है, राज्य आता है, प्रोविंस आता है। तो उसी में से यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है काशगर। ओके, तो वहीं से ये कॉरिडोर शुरू होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मतलब ये रास्ता आगे फर्दर इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां से गुजरते हुए आगे जाता है। तो ये जो रेड कलर में आप जो है थिन रेड कलर में आप लाइन देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर रास्ता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसका जो एंड होता है ना वो होता है आकर ग्वादर पोर्ट पे। तो ये ग्वादर पोर्ट का निर्माण भी जो है ना चाइना यहाँ पर कर रहा है। तो ये सारा काम करने के लिए चाइना ने ही यहाँ पर पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है। तो काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पर कर्जा लेकर पाकिस्तान चाइना से यहाँ पर जो है पैसे लगा रहा है। तो यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर ग्वादर का पोर्ट जो है ना इसको भी डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से चाइना की मदद के साथ। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कुछ खास अच्छी तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से भी यहाँ पर लोग घबराते हैं, अगर बाहर से अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी रहती है, पता नहीं कब जो है तख्ता पलट हो जाए, जो चुनी हुई सरकार है कब उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। तो इस सिचुएशन के चलते यहाँ पर इकोनॉमी उस तरीके से बूस्ट अप नहीं हो पाती। तो ज्यादातर यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होती है ना, तो वहां पर चाइना का कहीं ना कहीं जो है रोल रहता है। तो बहुत सारा लोन ऑलरेडी यहाँ पर बांट दिया जा चुका है, लेकिन अभी जो है फर्दर चाइना जो है अभी कंसर्न जता रहा है कि मतलब यहाँ पर हम आगे अभी सोच विचार के ही बढ़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पर भी जी जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है ना, तो पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसने उसको भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है। तो एक उसने यहाँ पर ये छोटा सा एरिया जिसको वो आजाद कश्मीर बोलता है, आजाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पर इसके अलग से प्रेसिडेंट है, उनके अलग से प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरी ओर ये गिलगित बाल्टिस्तान है, तो इसको अभी पाकिस्तान जो है अपना फिफ्थ प्रोविंस बनाने जा रहा है। और जब भारत ने ये वाला एरिया जो भारत के कंट्रोल के अंदर है, ये वाला ऊपर वाला एरिया भी चाइना के कंट्रोल के अंदर, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, तो ये वाला जो भारत के कंट्रोल के अंदर है, जब हमने 2019 में 5 अगस्त 2019 में इसको भारत की इंटेग्रल टेरिटरी बना दिया, तो उसी समय पाकिस्तान ने भी तय कर लिया कि जो उसके पास कंट्रोल के अंदर है ना उसको भी अपना वो फिफ्थ प्रोविंस बनाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा कॉरिडोर है जिसके ऊपर पैसा लगा रहा है। तो अभी रेलवे सेक्टर के ऊपर पैसा लगाना है ताकि जो कि इकोनॉमी अच्छे से बढ़े पाकिस्तान की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ना, तो ये भी चाइना के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसमें अब अभी सिर्फ प्रपोजल आया था इसका। तो इसमें चाइना ने
साथ मांगा था रशिया का, मंगोलिया का, जो भी यहाँ पर और जो इसके फ्रेंडली कंट्रीज है चाइना के, तो सबके साथ मिलकर यहाँ पर ना एक बड़ा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, सड़कों का, ओके, पोर्ट्स का, यहाँ पर सी बेस जो है यहाँ पर वो डेवलप किए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिनेरियो था इस प्रोजेक्ट का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये देखिए यहाँ पर ये चाइना का बीजिंग है, तो यहाँ से देखो ये मंगोलिया से होते ये अलग से यहाँ पर कॉरिडोर है, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर है इसको, ओके, ये नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से ही, ओके, तो ये यहाँ पर काशगर का एरिया यहाँ पर पड़ता है, जिनजियांग का जो यहाँ पर राज्य है, यहाँ से ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यहाँ से होते हुए ये जाता है। इस कॉरिडोर को नाम दिया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि चाइना अरेबियन सी में भी उतरना चाहता है और चाइना यहाँ पर रशिया की और भी जो है ना अपना ट्रेड जो है उसको बढ़ाना चाहता है। और इसके अलावा अगर हम सी रूट की बात करें तो बीजिंग का यहाँ पर इधर से भी सी रूट आ रहा है, ये हांगकांग से होते हुए यहाँ पर जो वियतनाम है, तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट करके आगे सिंगापुर, मलेशिया, कोलंबो के श्रीलंका की जो कैपिटल है, तो ये यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है तो इनको भी साथ लेते हुए रेड सी के वाया होते हुए तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर जाने का प्लान है। और फिर यहाँ पर पूरे यूरोप को जो है ना उसको भी यहाँ पर साथ में कनेक्ट करना है। तो ये जो रोटरडैम है ये भी पोर्ट है किसका, नीदरलैंड का। ओके, तो मतलब यहाँ तक ये अपनी अप्रोच लगा रहे हैं। तो ये मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल, तो यहाँ से भी बाय रोड जो है यहाँ पर अपनी अप्रोच यहाँ पर लगाई जा रही है, मैड्रिड, ओके। उसके बाद मॉस्को है, मॉस्को के बाद यहाँ पर रोम की, तो मतलब इस तरीके से लैंड के थ्रू भी जुड़ना है, सी के थ्रू भी जुड़ना है। तो ये बहुत पैसे वाला प्रोजेक्ट है। ओके, तो जब ये प्रोजेक्ट आया तो उसी समय चाइना की जो सरकार थी ना, तो शी जिनपिंग उस समय प्रेसिडेंट थे, तो अभी भी है, तो उस समय यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी फ्यूचर के लिए जो मतलब स्टेबिलिटी है ना उसको और बढ़ाना होगा चाइना की। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तभी उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके ये रख दिया कि अभी लाइफ टाइम जो है ना वो शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट रहेंगे। ओके, तो ये सिनेरियो अभी चाइना में बना हुआ है। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये पूरी दुनिया को, जो यहाँ पर कम से कम जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको आपस में जोड़कर अपने ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो अभी पाकिस्तान को लोन चाहिए तो यहाँ पर इन्हीं प्रोजेक्ट्स के तहत चाहिए, आगे आप एक काम करें। लेकिन चाइना अभी अपने ही ऐसे जो है इनिशिएटिव्स के प्रति भी लोन देने से मना कर रहा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट को लोन लेने के लिए, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर पाकिस्तान को पहले फोकस करना होगा। ओके, तो देखो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन मांगता है तो आईएमएफ कहता है कि पहले ये बताओ कि पहले जो लोन लिए हैं वो कहाँ से लिए हुए हैं, पहले उसके बारे में क्लैरिटी दो। अगर चाइना से लोन उठाया कितना उठाया है, ओके, तो मतलब कि अपनी क्लैरिटी दो। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हो। चाइना जो है आपको अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है, जैसे उसने चाइना ने श्रीलंका को कर्जे के जाल में फंसा लिया। ओके, उसी तरह से यहाँ पर म्यांमार की भी ऊपर ऐसे कोशिश कर रहा है, मालदीव्स को भी वो जो है अपने कर्जे के जाल में फंसा रहा है। भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क है उनको वो चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से कर्जे के जाल में फंसा लिया जाए और इकोनॉमिक तौर पर उसको अपना गुलाम बना लिया जाए। तो पाकिस्तान के साथ भी यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर चाइना कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आईएमएफ की भी कुछ कंडीशंस है, वो पूछता है कि चाइना से लोन लिया कितना लिया है। तो चाइना अभी पाकिस्तान से पूछ रहा है कि आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट पहले आप उनको यहाँ पर पूरी करो, फिर बाद में जो है फर्दर देखेंगे। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर बनी हुई है। और अभी बात करते हैं पाकिस्तान की डेट हिस्ट्री की, कितना कर्जा इनके पर रहा है। तो यहाँ पर 2008 से यहाँ पर बात की शुरुआत करते हैं। 2008 से पहले 1999 से लेकर 2008 तक जनाब जो परवेज मुशर्रफ की यहाँ पर सरकार रही थी, मतलब वो आर्मी जनरल थे जिन्होंने सन 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया और खुद यहाँ पर सत्ताधारी हो गए। तो ये खुद आर्मी के जनरल थे, फिर यहाँ पर देश के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। और इन्हीं ने आते ही 1999 में कारगिल वॉर शुरू कर दी। ओके, बाद में पाकिस्तान में भी जो स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो भी ध्वस्त हो गई। तो इकोनॉमी भी पाकिस्तान की खराब होनी शुरू हो गई। और जिसके चलते 2008 के बाद जो ना फिर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर ट्रिपल पी नाम की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो सत्ता में आती है। तो ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। ओके, ट्रिपल पी। तो बेनजीर भुट्टो का 2007 में कत्ल कर दिया जाता है। ओके, वो पाकिस्तान आती हैं काफी अरसे बाद, वो लंदन में रहती हैं। बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ओके, लेकिन बाद में ये देश छोड़कर चली जाती हैं जब यहाँ पर परवेज मुशर्रफ का रूल आ जाता है। उसके बाद जब 2007 आता है तो मतलब ये देश वापस लौट कर आती तो इनकी हत्या हो जाती है। और फिर इनके जो पति होते हैं वो बनते हैं आसिफ अली जरदारी, वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति बनते हैं पाकिस्तान के। तो उस समय की यहाँ पर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो उस समय पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था वो
यहाँ पर 6500 बिलियन रुपीज के आसपास था। तो ये पाकिस्तान रुपीज की बात कर रहे हैं, जो कि 5 सालों में ही यहाँ पर 135% बढ़ गया। तो यहाँ पर ये 15,000 बिलियन रुपीज के आसपास में हो गया 2013 में। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है आगे। यहाँ पर जो मेजोरिटी यहाँ पर कर्जे में वृद्धि जो देखने को मिली है वो ज्यादातर डोमेस्टिक डेट था, मतलब जो घर की ही कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूशन से उठाया हुआ था। और अगर हम एक्सटर्नल डेट की बात करें तो उस समय एक्सटर्नल डेट सिर्फ 22% के हिसाब से बढ़ा था उस पीरियड में। तो हम बात करें एक्सटर्नल डेट यहाँ पर 42 बिलियन यूएस डॉलर था 2008 में, और 52.4 बिलियन डॉलर बन गया 2013 में। तो ये सब कुछ यहाँ पर हुआ ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट बिकॉज 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पर लिक्विडिटी, पैसे की भी कमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय आए थे, यूएस में भारी मंदी आई थी, जिसके चलते जो भी मार्केट्स, वर्ल्ड की जो भी मार्केट्स यूएस के साथ लिंक थी, तो उन सब के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, उन सब की मार्केट्स खराब हो गई। ओके, तो यहाँ पर यूएसए के 50 से ज्यादा बैंक थे जो दिवालिया हो गए, जिनके 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 थ्रू जिन लोगों ने पैसा लिया था वो पैसा वापस ही नहीं कर पाए, तो बैंक्स की हालत खराब होगी। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट थी, बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, जिन्होंने धीरे धीरे करके काफी बड़े पैकेजेस दिए इकोनॉमी को, तब जाकर इकोनॉमी स्टेबल हुई अमेरिका की। ओके, तो अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को फंडिंग देता रहा है। ओके, मतलब कि उस फंडिंग का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करता रहा है, फिर भी वो फंडिंग देता रहा है कि कहीं इसकी इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए। ओके, जिसके चलते 2007-8 में अमेरिका की खुद की हालत पतली होगी, तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है क्राइसिस देखने को मिला पाकिस्तान में भी। और इसके अलावा अगर ट्रिपल पी गवर्नमेंट की बात करें तो ज्यादातर ये डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, जो डोमेस्टिक लैंडिंग थी, मतलब जो घर के जो बैंक थे, इंस्टीट्यूशन थे पाकिस्तान के, उसी हिसाब से अपने सरकार के खर्चे चला रहे थे। और उस समय यहाँ पर बात करें कि उस समय जो एक्सटर्नल डेट था वो यहाँ पर जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा कम हुआ था। ओके, तो 29.5% से 23.4% के आसपास आया। फिर 2013 के बाद में यहाँ पर पाकिस्तान में दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं और नवाज शरीफ जो है ना वो चुनकर आते हैं सत्ता में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट उस समय यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन उठाती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसा है कि जब भी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो जाती है किसी भी देश में, तो वो कुछ शर्तों के आधार पर जो है ना सपोर्ट देता है उस पर्टिकुलर देश को। तो भारत को भी दी थी इसने 1991 1992 में, जब भारत के यहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्तों का ही रिजर्व बचा था, कि 2 हफ्तों का ही पैसा बचा है कि हम जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले सिचुएशन थे। ओके, तो उस समय आईएमएफ ने भारत के सामने भी यहाँ पर कुछ शर्तों को रखा, फिर कहा कि ये शर्तों को मानो और जो है हम आपको लोन देंगे, अब अपनी इकोनॉमी को दोबारा से शुरू करें। तो यहाँ पर शर्तें यही थी कि इस तरीके से इकोनॉमी चलाओ कि आगे आने वाले समय इकोनॉमी आगे बढ़े। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको लाइसेंस ही यहाँ पर लाइसेंस राज ही खत्म कर दिया कि लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आके कंपनी खोलो अपनी। बस कुछ गिने चुने क्षेत्रों में यहाँ पर लाइसेंस की सुविधा रखी गई, अगर कोई कंपनी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जब इनका 5 साल का रूल चला, तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट था वो यहाँ पर 52 बिलियन डॉलर से यहाँ पर 75 बिलियन डॉलर तक हो गया। तो यहाँ पर 26.8% का राइज यहाँ पर देखने को मिला, तो ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स यहाँ पर जो इन्होंने खरीदे हुए थे, ओके, तो यहाँ पर सुख बॉन्ड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी धीरे धीरे एंटर करना शुरू हो गया था। तो इसके चलते भी काफी पैसा इनके ऊपर लोन के रूप में लगना शुरू हो गया था। और आगे यहाँ पर बात करें कि दिसंबर 2020 में टोटल जो पब्लिक डेट है पाकिस्तान का और जो लाइबिलिटीज है पाकिस्तान की, उसका एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर 44,978 ट्रिलियन यहाँ पर रुपीस के आसपास हो गया। तो जो कि यहाँ पर 283 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बनता है, जो कि यहाँ पर पूरी जीडीपी का 98.7% बनता है पाकिस्तान की जीडीपी का। कितना यहाँ पर कर्जा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर 24,309 ट्रिलियन रुपीस जो थे, यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादातर डोमेस्टिक जो यहाँ पर क्रेडिटर्स थे, मतलब जो डोमेस्टिक लैंडर्स थे, उनके द्वारा पैसा यहाँ पर दिया गया। और बाकी का जो है यहाँ पर वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे पाकिस्तान के, तो उनके द्वारा यहाँ पर पैसा दिया गया। और आगे बात करेंगे दिसंबर 2020 की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो कुछ कर्जा था यहाँ पर 115.7 यूएस डॉलर के आसपास यहाँ पर बनना शुरू हो गया। तो ये मतलब कुल कर्जा है। अभी एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंटरनल डेट की बात कर रहे थे पहले, मतलब कि डोमेस्टिकली क्या कर्जा उठाया, तो अभी उसकी बात हुई है। तो अभी ये बाहर से जो कर्जा उठाया उसकी बात कर रहे हैं। और अभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से भी ना यहाँ पर 11.3 बिलियन यूएस डॉलर उठाए हुए हैं। तो अभी देखो, हाल ही में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे फ्रांस के खिलाफ। ओके, तो यहाँ पर
फ्रांस की सरकार ने कुछ यहाँ पर नए रूल्स लेकर आए यहाँ पर इस्लामिक लॉज के खिलाफ पाकिस्तान फ्रांस में, जिसके चलते पाकिस्तान ने विरोध करना शुरू कर दिया फ्रांस का। ओके, दूसरा फ्रांस ने राफेल विमान भी दिए थे भारत को, तो ये भी एक मुद्दा बीच में था। तो लेकिन बहुत बार कहा गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जो फ्रांस का राजदूत है उसको पाकिस्तान से निकालकर वापस भेज दो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पेरिस क्लब से भी पाकिस्तान ने काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोन के रूप में उठाया हुआ था। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि मैं लोन वापस नहीं करूंगा, तो फिर फ्यूचर में उसको दिक्कतें हो जाएंगी, फिर कोई भी उसको लोन देने देने से पहले 100 बार सोचेगा। ओके, अगर पाकिस्तान पेरिस क्लब के साथ ऐसा करता है, तो पेरिस क्लब भी यहाँ पर उन लोगों को लोन देता है जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। ओके, तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर रही है। और यहाँ पर बात करेंगे 33.1 यहाँ पर बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर टू मल्टीलेटरल डोनर्स, यहाँ पर बहुत पता नहीं कौन कौन से डोनर्स है जिन्होंने यहाँ पर पैसा जो है दान के रूप में भी इनको दिया हुआ है। ओके, तो इसके अलावा बात करें 7.4 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आया है। और यहाँ पर 12 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो यहाँ पर इन्होंने साइन किए हुए, चाहे वो यूरो बॉन्ड है, चाहे वो सुकुक बॉन्ड है, जो कि इन्होंने चाइना के साथ ज्यादातर साइन किए हुए, तो भी उनसे भी इन्होंने यहाँ पर पैसा उठाया हुआ अपनी मार्केट के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए। तो अबाउट 15% जो इनका एक्सटर्नल डेट है, तो यहाँ पर वो इसको 17.1 जो है बिलियन डॉलर इसको कहा जाए, तो 6.15% अपनी जीडीपी का बनता है, जो कि चाइना से आ रहा है। ओके, तो चाइना अभी ज्यादातर जो लोन दे रहा है ना, तो वो भी अपना ही यहाँ पर ना अपना ही स्वार्थ देख रहा है कि वो चाह रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कंप्लीट हो। तो इसी के लिए ज्यादातर जो लोन अभी तक दिया गया है चाइना के द्वारा, तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शुरू करने के लिए, तो उनको मतलब कंटिन्यू चलते रहे, तो उसी के लिए यहाँ पर चाइना ज्यादातर दे रहा है। अभी इसके ऊपर भी कंसर्न जो है शुरू हो गया। और अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। 190 कंट्रीज जो है ना अभी इसके साथ जुड़कर जो है अभी काम करती है, इसके मेंबर है। ओके, तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अलग अलग मुल्कों की, उसको सुधारा जाता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको भी फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है और प्रमोट करते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और यहाँ हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में, मैंने अभी बताया। चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर नाम याद रखें, अभी रिसेंटली चेंज हुई है। चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, तो ये इंडियन ओरिजिन की लेडी है जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर यहाँ पर आईएमएफ में सेवा निभा रही है। मेन ऑर्गन यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है। इसको बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को, तो अभी 75 साल इसको बने हुए हो गए हैं। तो मतलब जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था ना, तब भी यहाँ पर आईएमएफ का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया था। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो पाकिस्तान के डेट के बारे में, कहाँ कहाँ से कर्जा उठाया हुआ है, कितना कर्जा हो चुका है, और क्या सिनेरियो इसका फ्यूचर में, तो उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो अभी जो अमेरिका की सरकार है अभी वो दोबारा से सोच रही है कि जैसे पहले ये पैसे देते थे पाकिस्तान को बड़ी बड़ी अमाउंट, तो ये दोबारा से शायद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये राशि वगैरह देना इसको बंद कर दिया था। उनका सीधा सीधा फंडा था कि अमेरिका फर्स्ट। ओके, तो अभी सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका में लिबरल्स की सरकार आ चुकी है, तो अभी कैसा यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड की जो पॉलिटी है किस तरीके किस रुख की ओर यहाँ पर मोड़ लेती है, तो फ्यूचर ही बताएगा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।